तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जिड्डू कृष्णमूर्ति यानी जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की किताबें मैंने बहुत युवा उम्र में ही पढ़नी शुरू कर दी थी, लेकिन उन दिनों मेरे को वो समझ में उस तरह से आती नहीं थी। बट इधर इधर मैं पिछले 4-5 सालों में मैंने दोबारा पढ़ा, उनके भाषणों को सुना, उनकी उनकी किताबों को बार बार पढ़ा, तो मुझे वो बात समझ में आई जिसको वो इतनी व्यग्रता से और इतने मन से और इतने दम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे पूरी पूरी उम्र। और जब वो बात मेरे को समझ में आनी शुरू हुई तो जीवन से उतना दुख और उतनी तकलीफ़ और उतना मानसिक स्ट्रगल वो उतना उतना जीवन से जाने लगा। तो वो बातें आप तक भी पहुँचें और ऐसे सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में भी आएँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं वो उनकी शिक्षाओं को जो मुझे समझ में आई वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो लेकिन उनकी शिक्षाओं तक पहुँचने से पहले उनके बारे में बहुत बुनियादी बातें मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि वो पृष्ठभूमि पूरी समझ जाएं। तो जिड्डू कृष्णमूर्ति का जन्म जो है वो 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली नाम के कस्बे में हुआ था। और उनके पिता थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्लर्क थे। उनकी माँ संजीव अम्मा का देहांत उनकी तब हो गया था जब वो 10 वर्ष के थे। तो पिताजी पूरे परिवार को लेके अडियार चेन्नई चले गए और वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ ही के मकान में रहने लगे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की उन दिनों जो हेड थी वो थी एनी बेसेंट, और उनके जो असिस्टेंट थे वो थे चार्ल्स डब्ल्यू लीड बीटर। आपको पता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो इस्टेब्लिश करने वाली महिला थी वो रूस की हेलेना ब्लाटवस्की, उन्होंने अमेरिका में उसको इस्टेब्लिश किया था। ये लोग अपने तरीके से एक तरह का धर्म है, थियोसॉफी धर्म को बोलते हैं। उनकी अपनी शिक्षाएं रहती हैं जिसका वो प्रचार पूरी दुनिया में करते हैं। तो उन दिनों जो है ये बताया जाता है कि चार्ल्स डब्ल्यू लीड बीटर ने 10 वर्ष के जिड्डू कृष्णमूर्ति को अडियार के किनारे पर देखा था, और उनके चेहरे पर उनको ऐसी एक आभा दिखाई दी कि उन्होंने एनी बेसेंट से बात की और जल्दी ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो वर्ल्ड टीचर था उसका आगमन हो गया है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड टीचर पर भरोसा करती है। उनको लगता है कि समय समय पर वर्ल्ड टीचर दुनिया में आता है और दुनिया को धर्म के रास्ते पर लेके जाता है। तो उन्होंने जिड्डू कृष्णमूर्ति के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया, द स्टार ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द ईस्ट करके उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका हेड उन्होंने जिड्डू कृष्णमूर्ति को बनाया। इन्होंने इनको गोद भी ले लिया, इनके छोटे भाई को लेके इंग्लैंड में इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। इंग्लैंड में ही पढ़े, खर्चा सारा का सारा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया। लेकिन 1929 का जो दिन मुकर्रर किया गया था, जिस दिन की पूरी दुनिया के थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और ये अनाउंसमेंट करने वाले थे जिड्डू कृष्णमूर्ति की उनका वर्ल्ड टीचर के रूप में पहला भाषण होने वाला था, उस दिन उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना कि इसके परिणाम क्या होंगे, उन्होंने इस संगठन को ही भंग करने की घोषणा की। और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि सत्य तक पहुंचने के लिए आप किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइज धर्म नहीं बना सकते, क्योंकि उस तरह से हम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। सत्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि आपको खुद उस तक पहुंचना पड़ता है, खुद ही आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद ही जानना पड़ता है। गौतम बुद्धा ने सत्य को जानने एक तरह से इनलाइटनमेंट से भी आप तुलना कर सकते हैं उसकी। तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, जंगलों में कई सालों तक उन्होंने ध्यान मेडिटेशन किया। महावीर ने ऐसा ही किया। जितने लोगों ने भी इनलाइटनमेंट प्राप्त किया उन लोगों ने एक कठिन रास्ते से गुजर के, परीक्षा दे के, संघर्ष करने के बाद उस तक पहुँचे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जिड्डू कृष्णमूर्ति का ये कहना था कि सत्य जो है वो एक पहाड़ की चोटी जैसा है, तो वहाँ पर हमको खुद ही चल के जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को खुद चल के जाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि हम मासेस का, जन समुदाय का को सत्य के दर्शन करवा दें, सत्य पहुँचा दें, उसके लिए हम पहाड़ की चोटी को क्या ज़मीन पर, घाटी पर लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते।
तो इसलिए सत्य का हर एक व्यक्ति को सत्य तक पहुंचने के लिए खुद ही चलना पड़ेगा। तो जितने भी ये जो ऑर्गेनाइज धर्म बने, अलग अलग किस्म के ऑर्गेनाइजेशन बने, जिन्होंने भी ऐसा प्रॉमिस किया इन लोगों को कि हम आपको सत्य तक पहुंचाएंगे, हम आपको खुशियाँ देंगे, ये जीवन का एक मतलब समझाएंगे, वो सब झूठ है। तो इस तरह का उन्होंने बड़ा एक अनाउंसमेंट किया, सारे लोग हतप्रभ थे, क्योंकि स्टेक पर देखो उसमें उनको जितना भी पैसा मिला था, बहुत ज़मीन मिली थी, ज़मीन जायदाद सब कुछ उनको वापस करना पड़ा। जाहिर है ये तभी हुआ होगा जबकि उन्होंने खुद से सत्य को अनुभूत किया होगा। तो जिड्डू कृष्णमूर्ति की शुरुआत ही इतनी, एक तरह से बोलते हैं ना कि फिल्म की शुरुआत ही जब इतनी ज़बरदस्त हो तो आगे क्या होने वाला है इसका अनुमान सहजे लगाया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को भंग करके उन्होंने दुनिया भर में भाषण देने शुरू किए। तो जो मोटी मोटी बातें जिड्डू कृष्णमूर्ति जीवन भर करते रहे, जैसे उन्होंने एक बात हमेशा ये की कि हमारे जीवन में जो दुख है, जितना भी हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, वो इसलिए है बिकॉज हम अपनी हमारे माइंड की जो कंडीशनिंग है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। हम अपने अतीत में जीते, हम अपनी मेमोरी के हिसाब से काम करते हैं। उनका ये कहना था कि अगर हम अपनी मेमोरी को क्लीन कर दें, मेमोरी इन द सेंस कि जैसे गुणा भाग करने के लिए या याद रखने के लिए, रोज़मर्रा की रूटीन की लाइफ को जीने के लिए, उसके लिए जो मेमोरी चाहिए वो बात अलग है। लेकिन वो मेमोरी जो कि आपकी हैबिट्स को निर्मित करती है, जो आपके भीतर डर भरती है, हम जो भी काम करते हैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करते हैं, अनुभव और ज्ञान के बेसिस पे। लेकिन हमारा जो सारा ज्ञान है, सारा अनुभव है, वो हमारे पास्ट की लाइफ के आधार पर बनता है और कहीं से नहीं आता। हमारी, आप खुद सोचिए, आपकी जितनी भी नॉलेज है वो आपके बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड, आपको कैसे लोगों से कैसी कैसी बातें सुनने को मिली है, कैसे आपने जीवन जिया है, किस तरह के परिवार में आपकी परवरिश हुई है, किन लोगों से आपका साबका पड़ा है, किन सिचुएशन से आपका पाला पड़ा है, इन सब के आधार पर ही आपकी मेंटल कंडीशनिंग हुई है। वो जो मेंटल कंडीशनिंग है वो आपके प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा आपके साथ रहती है। बेसिस उसी के आधार पर आप सारे फैसले करते हैं, उसी के आधार पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी सारे डर भरे हुए हैं। तो वो जीवन को कृष्णमूर्ति जब एक बेहतर जीवन के लिए उनका ये कहना है कि आपको उस सारे के सारी मेमोरी से बाहर निकल के जीना पड़ेगा। उनका एक तरह से ये आप समझिए कि वो ये कहना चाहते थे कि कल तक के जीवन को भूल, आज अगर आपने जीना शुरू किया, आज सूर्योदय जब हुआ तो आप कल रात से पहले की घटनाओं को भूल जाओ। आज का जीवन अभी में जियो। अभी में जब आप जियोगे तो पीछे से आपका जीवन गवर्न नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि हमारा सारा जीवन जो है पीछे हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे नॉलेज से गवर्न होता है, कंट्रोल वहाँ रहता है, तो हम जी ही नहीं पाते। ये ऐसा ही है कि जैसे कि हम रोज़ ऑफिस निकलते हैं, रास्ते में पेड़ भी आते हैं, हम पेड़ को देखते नहीं बिकॉज हमको लगता है कि हमने उसको देखा हुआ है। जैसे एक बच्चा जब जीवन जीता है, जब उसने दुनिया को देखना शुरू करता है, जानना शुरू करता है, तो वो कितने कौतूहल से भरा होता है, उसके अंदर कितना जिज्ञासाएं भरी होती हैं। वो आसमान में नज़र उठा के देखता है, पापा से पूछता है, पापा ये क्या है? तो पापा बताते हैं, बेटा ये चाँद है। ये तारों भरे आसमान को देखता है, ये क्या है? पेड़ है। ये क्या है? जंगल है। ये क्या है? ये बिल्डिंग है। उसके भीतर इतनी जिज्ञासाएं, इतना कौतूहल भरा है जीवन को जानने के लिए कि क्या ये संभव है कि इतने कौतूहल के बीच में इस तरह का जो जीवन है उसके बीच में कहीं दुख की कोई जगह बन सकती है। हमारे जीवन में दुख इतना ज़्यादा हमारे जीवन में भर गया है, उसकी वजह ये है कि हमारे जीवन से वो कौतूहल चला गया, वो जिज्ञासा चली गई है। वो जो एक मोमेंट के अंदर मोमेंट के अंदर डूब के जीना जो होता है जिसे बोलते हैं, वो हम लोगों ने छोड़ दिया। बिकॉज हमेशा हमारे दिमाग में मेमोरी हावी रहती है, हमेशा हम पीछे की हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते रहते हैं कि इसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ। हमने हमेशा खुद को ही केंद्र पर रखते हैं, खुद का हमको अपना फ़ायदा देखते हैं कि कैसे हमको फ़ायदा हो। तो वो जो कैलकुलेशन के साथ जब आप फ़ायदे, नफ़ा, नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं, हर सिचुएशन को उसी रूप में देखते हैं कि इस पेड़ को देख के मुझे क्या फ़ायदा, मुझे इससे क्या मिलने वाला है, इस जंगल को देख के मुझे क्या फ़ायदा, इस पक्षियों की आवाज़ को सुन के मुझे क्या फ़ायदा, इसमें तो मेरा टाइम वेस्ट ही होगा। जब ये जो नज़रिया आ जाता है जीवन में, तो इसकी वजह से हमारे जीवन का सारा जो मनोवैज्ञानिक स्ट्रगल है वो शुरू होता है। और जो
पेन है, जो दुख है, वो हमारे जीवन में जगह बनाता है। तो इसलिए वो पीछे को मेमोरी से बाहर निकल के जीने की बात करते हैं जी कृष्णमूर्ति। दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी बात ये बोली, उन्होंने प्रेम के बारे में बोला, लव के बारे में ये बोला कि हम जो भी समझते हैं कि प्यार ये है, प्यार ये है, प्यार जो है वो सुरक्षा है, प्यार एक लस्ट है, प्यार एक पर्सनल सिक्योरिटी है, ये जितनी भी प्यार को लेके हम जितनी बातें हम कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं अपने व्यवहारिक जीवन को देखते हुए, अगर हम अपनी पत्नी के साथ अपने रिलेशन को देखें तो हमको समझ में आएगा कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हमको एक फिजिकल प्लेजर चाहिए तो उसके लिए हम प्यार को देखते हैं। हमको चाहिए कि हमको एक सिक्योरिटी चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए हम प्यार को उस रूप में देखते हैं। हमें पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए हम प्यार को देखते हैं। हमें कंफर्ट चाहिए, उसके लिए हम बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसको भी हम प्यार का नाम लेते हैं। इन सब चीज़ों को जब हम निगेट करते जाएंगे, हटाते जाएंगे, तो अंत में जब जो चीज़ बचती है, जिसको कि कृष्णमूर्ति बोलते हैं बेसिकली कंपैशन और इंटेलिजेंस, कि आप एकदम करुणा जिसको बोलते हैं, तो वो जो करुणा है वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं चली गई है। जब हम प्रेम की भी बात करते हैं तो हमारा जो प्रेम है वो हमारे ही स्वार्थ के लिए एक हमारा अरेंजमेंट है। तो हम असली जो प्रेम होता है उसको कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाते। हम एक सतही प्रेम, जिसको हम प्रेम नाम दे दिया, असल में जो प्रेम होता नहीं है। तो मुझे अच्छे से याद है कि एक बार उन्होंने किसी सवाल के जवाब में ऐसा ही कोई सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज़ लव। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आप एक बाग में बैठे हो, अपने आगे बरामदे में बैठे हो, आपने फूल लगाए हुए हैं, तो आपके बूढ़े पिताजी आते हैं, वो पानी से भरी हुई बाल्टी उठाते हैं और पानी देने लगते हैं। तो जैसे ही वो बाल्टी उठाते हैं आप बोलते हैं, अरे 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 पिताजी आप रहने दो, मैं उठाता हूँ। तो वो जो एक कंसर्न आपका पिताजी को लेके जागा कि पिताजी कमज़ोर हैं और बाल्टी भारी है, उनको उठानी पड़ेगी, एकदम से जो आपने बिना कुछ सोचे, मतलब आपने सेकंड थॉट नहीं आया आपको, आपने कुछ कैलकुलेशन नहीं किए और तुरंत आप स्पॉन्टेनियस आपके मुंह से निकला, अरे अरे मैं उठाता हूँ इसको। तो वो जो केयर की जो फीलिंग है ना, वो है, दैट इज़ कॉल्ड लव, दैट इज़ रियल लव। तो कहीं ना कहीं हमको जीवन में उसको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही आपके माइंड को हमेशा फ्रेश करेगा। नहीं तो एक लगातार जो माइंड कैलकुलेट करता रहेगा, वो माइंड कभी भी जो है फ्रेश नहीं होगा, हमेशा थका रहेगा। उन्होंने मेडिटेशन की भी बात की। उन्होंने ये कहा कि वो उस तरह से मेडिटेशन को नहीं मानते कि जैसे आप जिस तरह से दुकानें खुल गई हैं मेडिटेशन की, बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, वो मेडिटेशन के नाम पर बहुत पैसा कमाते हैं। वो उस रूप में मेडिटेशन को नहीं मानते थे कि जैसे कुंडलिनी जागरण पर कि वो हंसी उड़ाया करते थे। उनका ये कहना था कि आपको हमेशा बहुत सजग अलर्ट होकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है, और माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है, और थॉट की वजह से आपकी बॉडी में जो इमोशंस आ रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली विचार चलते रहते हैं, और हर विचार के साथ कोई ना कोई बॉडी का एक इमोशन जुड़ा होता है। तो विचार आप अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे विचार आने से आपकी बॉडी में क्या इमोशन पैदा हुआ। तो आप अगर हमेशा उसको गौर करते रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, और एक अनकॉन्शियस माइंड नहीं जिएंगे, एक अनकॉन्शियस लाइफ नहीं जिएंगे जहाँ पर कि आप बिल्कुल एकदम बेहोश हो गए, कुछ आपको पता ही नहीं है। जैसे कि आजकल बहुत देखने को मिलता है कि लोग सड़क पे जा रहे हैं तो भी एक अनकॉन्शियस चले जा रहे हैं, फ़ोन पे बात करते हुए, लोग सेल्फी खिंचाते हुए मर जा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक तरीके से अचेतन जीवन जी रहे हैं वो। तो वो उनका ये कहना है कि जब आप सतर्क और चेतन जीवन जियोगे, अलर्ट रहते हुए जियोगे, तो आप बॉडी और माइंड के कनेक्शन को बहुत जल्दी ही आप समझने लग जाओगे। और जब आप समझने लग जाओगे तब आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में खुद को लेके जा सकते हो जहाँ पर कि आप बिल्कुल शांत हो सकते हो, एकदम से आपका शरीर एकदम शांत हो सकता है, माइंड एकदम से बिल्कुल शांत हो सकता है। वो जो शांत दिमाग है, वो उसमें जो ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा ही जीवन है। उनका ये कहना है कि लाइफ इज एनर्जी, योर थॉट इज एनर्जी, आपकी सारी एक्टिविटी जो है एनर्जी है। तो वो जो स्टिलनेस ऑफ माइंड है,
उसको परमानेंटली कैसे आपको स्टेब्लिश करके रखना है माइंड में। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपके जीवन का स्वरूप पूरा बदल जाएगा, आपके जीवन का टेस्ट ही बदल जाएगा। तब आप जिसको कई बार आपने नाव में, मतलब इस क्षण में डूब के जीना इसको बोलते हैं, तब आपको कोई एहसास नहीं होगा। आपके माइंड से जितने भी आपकी कैलकुलेशन हैं, जितने भी डर हैं, डर क्यों है आपके माइंड में? कैलकुलेशन जो जितने गुणा भाग चलते रहते हैं, आगे क्या होगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद क्या होगा। यू आर ऑलवेज मूविंग अहेड ऑफ योर टाइम रादर देन लिविंग इन दिस मोमेंट। तो हम जो इतना जो आगे की सोचने लग जाते हैं, तरह तरह की सिक्योरिटीज़ को लेके सोचते हैं कि हमको चाहे वो हम प्यार की सुरक्षा की बात करें, चाहे हम फाइनेंशियल सुरक्षा की बात करें, चाहे नौकरी की सुरक्षा की बात करें, तो इन सब चीज़ों से हमको हमारे माइंड में एक किस्म का डर जो है भरा रहता है। वो डर जो है हमारे रूटीन को संचालित करता है, हमारे थॉट्स को संचालित करता है, और थॉट्स जो है ना वो एक एंजाइटी, एक लगातार एक एंजाइटी में हम लोग जीते हैं, और उसी की वजह से बीमारियाँ भी होती हैं। तो उनका ये कहना था कि वो जो मेडिटेटिव स्टेट है जहाँ पर कि आपका माइंड सुपर स्टिल हो जाता है, वो स्टिलनेस को लेके आना है, उस स्टिलनेस में जीना है। उनका सारी कोशिश ये थी कि हर आदमी को वो उस स्थिति में लेके जाए जहाँ पर कि वो सारे डर से बाहर, हर किस्म के डर से बाहर निकल जाए, और टोटल ब्लिस, क्योंकि टोटल ब्लिस तभी पैदा होगा जब आप खो जाओगे। जैसे ओशो ने भी बात की, और बहुत सारे और लोगों ने इस चीज़ को, आजकल जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं या जैन गुरु जो लोग हैं, कि जो ये बोलते हैं कि भाई आप बर्तन धो और लकड़ी काटो, कि आप जीवन में क्या कर रहे हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका माइंड हमेशा स्टिल रहना चाहिए, आपके माइंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो एक मंकी माइंड है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहना, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, और इसी तरह आपका समय सारा चला जाता है। तो आप जीवन में बड़ा भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी तभी आएगी जबकि आपका माइंड स्टिल होगा। स्टिल माइंड को पाने का तरीका जो है वो मेडिटेशन है, लेकिन वैसा वाला मेडिटेशन नहीं। वैसा वाला मेडिटेशन भी ज़रूरी है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ, लेकिन वो शुरुआत है, जब तक कि आपको थोड़ी सी हैबिट ना हो जाए। नहीं तो आपका जो दिनचर्या सुबह शुरू होती है, उसके बाद दिन में कभी भी आप उस स्टेट में जा सकते हैं, मेंटल स्टिलनेस की स्टेट में, जहाँ पर कि आप अपने विचारों को छोड़ दीजिए। तो ये कुछ बातें थी मोटी मोटी, उन्होंने बहुत सारी और बातें कही हैं, और उनकी बातें थोड़ी सी, चूँकि सारी बातें दिमाग को से रिलेटेड हैं, इसलिए थोड़ी सी पेचीदा लगती हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा कोशिश करके समझिए। जब समझ में आएंगी तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, आपका जीवन बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और उनकी लाइफ को जब उनको भाषण देते हुए सुनते हैं, हमें वो साफ साफ दिखाई देता है कि उनके दिमाग के अंदर जो स्टिलनेस है, वो ऐसे एक कुर्सी पे बैठ के 1.5-2 घंटे तक बातें करते थे, और उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं गुरु हूँ। उन्होंने ये बोला कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, हम लोग मिल के इस पर डिस्कस करते हैं। उनकी कोशिश ये थी कि आप अपने थॉट्स को जानिए, पकड़िए, आप उनके साथ ट्रैवल कीजिए, और खुद से समझिए कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट को खुद समझिए। जब आप खुद से आप इफेक्ट को समझने लग जाएंगे तो आप उसके कॉज तक भी जाओगे। जब खुद कॉज तक पहुंचोगे तभी आप उसको कॉज को रिमूव कर पाओगे या उसमें कुछ ऐड कर पाओगे, सो दैट कि आपके जीवन में वो मेडिटेटिव स्टेट, परमानेंट स्टेट बन सके। और भी मैं उनके बारे में आगे बताऊँगा। ऐसी मेरी कोशिश है कि ऐसे महापुरुषों की जो शिक्षाएँ हैं वो मैं शॉर्ट कैप्सूल के रूप में आप लोगों तक पहुँचाऊँ। उम्मीद है कि इन बातों से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइंड फिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूथ में मैं स्पेशली चाहता हूँ कि ज़्यादा ये फैले, सो दैट कि मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों ही स्तर पे हम लोग एक जागरूकता लेके आएँ। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी पर तीनों ही, अगर हम तीनों मामलों में सजग बने और एक सही रास्ते पर चलें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब एक कॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा, और एक जिसको बोलते हैं कि वो जो एक मनोवैज्ञानिक स्ट्रगल जिसमें आदमी डूबा रहता है, उससे बाहर निकल के एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएगा, जहाँ पर कि उसे चिर शांति प्राप्त होगी।